नमस्कार साथियों, मैं यूपीएससी टीचर सचिन दीक्षित चाणक्य सिविल सर्विसेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं। अब आप लोगों के दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सर आप बीच बीच में छोड़ क्यों देते हैं। तो साथियों उसका कारण है चूंकि मैं ऑफलाइन क्लासेस भी लेता हूं, तो ऑफलाइन क्लासेस में व्यस्तता अधिक होने के कारण कभी कभार ऑनलाइन क्लास छूट जाती है या कुछ व्यक्तिगत कारणों से भी छूट जाती है, जैसे कभी नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया या कभी हमको अपने क्षेत्र से बाहर जाना पड़ जाता है, तो कुछ व्यक्तिगत कारण भी हो जाते हैं। लेकिन मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं निरंतरता बनाए रखूं और आने वाले समय में ये निरंतरता आपको बाधित होती हुई नहीं दिखेगी। बस चलिए, आज जो टॉपिक है हमारा वो है राष्ट्रवाद एवं संप्रदायवाद। ये हमको पढ़ाना है। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर राष्ट्रवाद और संप्रदायवाद आपने दोनों एक साथ क्यों लिखा। इसको इसलिए लिखा मैंने साथियों क्योंकि भारत के अंदर जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ तो राष्ट्रवाद के साथ में ही संप्रदायवाद का भी उदय हुआ। या आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि भारत में जब संप्रदायवाद का उदय हुआ तो वैसे ही साथ राष्ट्रवाद का भी उदय होता है। यानी कि दोनों की यात्रा भारत में एक साथ प्रारंभ होती है और सफलता भी दोनों को एक साथ मिलती है जाकर के। तो इसलिए भारत के राष्ट्रवाद और संप्रदायवाद को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता है। तो आज हम पहले राष्ट्रवाद पर चर्चा करेंगे, फिर कल के लेक्चर में संप्रदायवाद पर चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं राष्ट्रवाद क्या है। तो मित्रों, आप प्रश्न उठता है कि राष्ट्र क्या है। तो राष्ट्र क्या है कि नेशन, राष्ट्र को इंग्लिश में कहते हैं नेशन। तो नेशन क्या है? नेशन इज ए इमोशन, एक भावना है राष्ट्र। अब सवाल ये उठेगा कि राष्ट्र क्या नहीं है, नेशन क्या नहीं है। तो नेशन इज नॉट ज्योग्राफिकल सिचुएशन एंड लोकेशन एंड इज नॉट स्टेट ईदर। यानी कि राष्ट्र कोई भौगोलिक अवस्थिति नहीं है और ना ही राष्ट्र राज्य है। क्या है? ना ही राष्ट्र राज्य है, यानी कि राज्य अलग है और राष्ट्र अलग है। ठीक है, अब आइए पहले हम थोड़ा सा अंतर देखते हैं कि राष्ट्र और राज्य में क्या अंतर है। एक तरफ हमने लिख दिया राष्ट्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेशन। एक तरफ हमने लिख दिया राज्य, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्टेट। तो पहले आइए हम जानते हैं कि राज्य क्या है। अब सवाल उठेगा कि सर ये राज्य आपने जो लिखा है ये राज्य कैसे बनता है और राष्ट्र कैसे बनता है। तो आइए पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि राज्य कैसे बनता है। तो साथियों, राज्य के 4 कंपोनेंट होते हैं, 4 तत्व होते हैं। जब इन 4 तत्वों को आपस में मिला देंगे तो वहां पे राज्य का निर्माण होगा। किसका? राज्य का निर्माण होगा। तो वो 4 कंपोनेंट, वो 4 तत्व क्या है, वो घटक क्या है। तो पहला हो गया भूभाग। भू मतलब एक क्षेत्र का भाग, यानी कि राज्य के लिए एक भूभाग का होना आवश्यक है, एक जमीन के टुकड़े का होना आवश्यक है। और दूसरा जो कंपोनेंट है, दूसरा जो तत्व है वो है जनसंख्या। यानी कि जो क्षेत्र है, जो भूभाग है, जो पृथ्वी का टुकड़ा है, उस टुकड़े पर जनसंख्या का होना अति आवश्यक है। ठीक है। और जो तीसरा तत्व है वो है सरकार। यानी कि इस जनसंख्या के कल्याण के लिए और इस जनसंख्या के लिए सरकार का होना आवश्यक है, जो कि प्रशासनिक व्यवस्थाओं को संचालित करेगा। तो इसलिए सरकार का होना अपरिहार्य है, जरूरी है। लेकिन ये सरकार होनी कैसी चाहिए? ये सरकार होनी चाहिए संप्रभु। कैसी होनी चाहिए? संप्रभु होनी चाहिए। अर्थात संप्रभु का क्या मतलब कि सरकार के ऊपर कोई बाहरी दबाव नहीं रहेगा। यानी कि अगर सरकार कोई डिसीजन ले लेती है, कोई निर्णय ले लेती है, तो उसके निर्णयों में कोई बाहरी तत्व हस्तक्षेप नहीं करेगा। बाहरी तत्व कौन? जैसे कि जो पड़ोसी देश हो गए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, अफ्रीका, अमेरिका, इस टाइप से जो तत्व हो गए, ये कोई
हस्तक्षेप नहीं करेंगे कि भारत सरकार, जैसे मान लीजिए भारत की राजनीतिक जो सरकार है, हालांकि सरकार का कॉन्सेप्ट अलग है, पहले सरकार को हम आगे बताएंगे। जो सरकार जो भी निर्णय लेगी वो निर्णय एकदम स्वतंत्र होंगे, अर्थात कि इसके द्वारा लिए गए किसी प्रकार के निर्णय में कोई हस्तक्षेप उत्पन्न नहीं करेगा। अगर किसी ने हस्तक्षेप उत्पन्न कर दिया तो सरकार फिर संप्रभु रह कहाँ गई। जैसे कि उदाहरण के रूप में समझेंगे कि जब संविधान सभा का निर्माण किया गया, संविधान सभा के निर्माण होने के बाद जो पहली सरकार बनी उसको कहा गया अंतरिम सरकार, जो कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बनी थी, अंतरिम सरकार। लेकिन क्या वो अंतरिम सरकार पूरी तरह से संप्रभु थी? तो संप्रभु नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसे ब्रिटिश कानूनों से संचालित होना पड़ रहा था, इसलिए संप्रभु नहीं थी। तो राज्य के लिए इन 4 तत्वों का होना आवश्यक है। अब सरकार को, कुछ लोग सरकार को समझ लेते हैं राजनीतिक सरकार। तो संविधान की दृष्टि से देखा जाए तो सरकार के 3 कंपोनेंट फिर से आ जाएंगे। सरकार के 3 कंपोनेंट और हैं, 3 तत्व जब मिला देंगे तब सरकार बनेगी। अब वो 3 कंपोनेंट क्या है, 3 तत्व क्या है सरकार के? वो जैसे देखोगे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों को जब हम मिला देंगे तब सरकार का निर्माण होगा। जो हम लोग बात कर देते हैं सरकार की, वो दरअसल कार्यपालिक की सरकार की बात करते हैं हम लोग के, जैसे मोदी सरकार, योगी सरकार, ये कार्यपालिक की सरकार है, राजनीतिक सरकार है। जब दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर फिर इनको सरकार कहना गलत है, लेकिन ये चलन में आ गया तो गलत लगता नहीं। हालांकि इसको प्रशासन कहना ज्यादा उपयुक्त है कि मोदी प्रशासन, योगी प्रशासन, ये ज्यादा उपयुक्त है सरकार कहने से। क्योंकि जो कार्यपालिका है वो एक तत्व है सरकार का, वो पूरी की पूरी सरकार नहीं है। मोदी जी सरकार नहीं है अपने आप में, कोई योगी कोई सरकार नहीं है, वो एक कंपोनेंट, एक तत्व है, एक अंग है सरकार के, बस। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मोदी प्रशासन और योगी प्रशासन ये ज्यादा उपयुक्त है। लेकिन चूंकि प्रचलन में आ गया है मोदी सरकार और योगी सरकार, तो इसलिए वो अब हमको ठीक लगने लगा। तो यहां तक हमें लग रहा आप लोग समझ पा रहे होंगे चीजों को। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब राष्ट्र क्या है ये अभी आप लोगों ने समझा। राष्ट्र क्यों होना चाहिए? अखंडता और एकता के लिए राष्ट्रवाद की भावना का होना बहुत जरूरी है। सरल, आइए राष्ट्रवाद को सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जब भारत के सभी वर्गों, सभी संप्रदायों, सभी मजहबों, सभी जातियों के व्यक्तिगत हित दरकिनार हो जाएं, यानी कि व्यक्तिगत हित किनारे हो जाएं और सबके हित मिलकर के जब एक हो जाए, उसे हम कहेंगे राष्ट्रवाद। जैसे कि सभी जातियों, सभी वर्गों, सभी संप्रदायों और सभी मजहबों के लक्ष्य के हित मिल करके जब एक हो जाएं और जहां पर जाकर के एक होंगे, इसी को हम कहेंगे राष्ट्रवाद। सभी जाति, सभी वर्ग, सभी संप्रदायों के व्यक्तिगत हित किनारे हो जाएं और सभी के हित मिल करके एक हो जाएं, उसे हम कहेंगे राष्ट्रवाद। कारण क्या था राष्ट्रवाद के उदय का? तो कारण था अंग्रेजों की नीतियां, अंग्रेजों की भारत के प्रति अहितकारी नीतियां, यानी कि ब्रिटिशों ने अपने हितों के लिए, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के लिए जो नीतियां बनाई भारत विरोधी, तो वो भारत विरोधी उनकी नीतियां ही राष्ट्रवाद के उदय का कारण भी बनी। तो क्या कारण थी कि अंग्रेजों की जो नीतियां, जो पॉलिसीज थी, अंग्रेजों की जो पॉलिसीज थी, जो नीतियां थी, वो कारण बनी राष्ट्रवाद के उदय का। ठीक, अब आइए देखते हैं
कि क्या ये राष्ट्रवाद समावेशी था, समावेशी था। तो पहले हम समझेंगे समावेशी है क्या। सवाल उठता क्या राष्ट्रवाद समावेशी था, समावेशी था। आइए समझते हैं कि समावेशी है क्या। साथियों, अगर आप लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो वहाँ पे समावेशी शब्द को पाया होगा। आपने देखा होगा एक शब्द कि समावेशी विकास। क्या? समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास। तो ये समावेशी विकास है क्या? समझो, इकोनॉमी की परिभाषा में समावेशी विकास उसे कहेंगे जब भारत के प्रत्येक नागरिकों का योगदान भारत की जीडीपी में लगभग बराबर हो जाएगा, उसे हम कहेंगे समावेशी। जब तक भारत का प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक जाति, प्रत्येक संप्रदाय का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में नहीं हो जाएगा, तब तक हम कहेंगे भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो समावेशी नहीं है। अर्थात भारत के प्रत्येक नागरिकों की भागीदारी जीडीपी में होने लग जाए तब हम कहेंगे कि ये समावेशन हो गया, समावेशन हो गया, समावेशन। ठीक, अभी हम इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा रहे हैं तो अभी बस इतना ही समझिए। तो समावेशन हो गया। तो यहां पर समावेशी राष्ट्रवाद का क्या मतलब है? अब आप पूछेंगे सर ये समावेशी राष्ट्रवाद का क्या मतलब है? समावेशी राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि जब भारत का प्रत्येक व्यक्ति के अंदर राष्ट्र की भावना पनप जाए, उसे हम कहेंगे समावेशी राष्ट्रवाद। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि कुछ लोगों के अंदर राष्ट्र भावना पनप गई और कुछ लोगों के अंदर नहीं पनपी, तो इसको हम समावेशी राष्ट्रवाद नहीं कहेंगे। समझ पा रहे हैं तो? अब सवाल ये उठेगा आप लोगों के दिमाग में, सर क्या ये समावेशी राष्ट्रवाद भारत में एकदम से आ गया? तो बिल्कुल भी नहीं, ये भी एक क्रमिक रूप में आया। और इसका क्रम क्या है, आइए उस पर दृष्टि डालते हैं, इसके क्रम पे। आइए समावेशी राष्ट्रवाद के क्रम पे दृष्टि डालते हैं, क्रम पे दृष्टि डालते हैं। मित्रों देखोगे जो 1857 से पहले जितने भी आदिवासी और जनजाति विद्रोह हुए, यानी कि 1757 से लगा करके 1857 के मध्य, इन 100 वर्षों में जितने भी किसान आंदोलन हुए और जितने भी जनजाति आंदोलन हुए, जितने भी जनजाति आंदोलन हुए, इनको हम कहेंगे आद्य राष्ट्रवाद। आद्य, इसको हम कहेंगे आद्य राष्ट्रवाद, अर्थात प्रिमिटिव नेशनलिज्म। प्रिमिटिव नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद की एकदम प्रारंभिक अवस्था, एकदम प्रारंभिक अवस्था, इसको हम कहेंगे आद्य राष्ट्रवाद। फिर थोड़ा राष्ट्रवाद परिपक्व हुआ, यानी कि 1857 तक आते आते सबने ये जान लिया कि ये अंग्रेज तो सब पे अत्याचार कर रहे हैं, ये अंग्रेज तो सबका शोषण कर रहे हैं, इसका मतलब हम सभी लोग अंग्रेजों के सताए हुए हैं, इसलिए सताए हुए लोग एक जगह पे आ जाओ, अंग्रेजों के विरुद्ध एक महाविद्रोह कर दो। तो यही महाविद्रोह जो हुआ 1857 का, ये थोड़ा ये इससे परिपक्व था। किससे? आद्य राष्ट्रवाद से परिपक्व विद्रोह था। 1857 का महाविद्रोह। अब 1857 के बाद जब आगे बढ़ेंगे, जब हम 1857 से 1885 के बीच में आएंगे, ठीक है, अब क्या हुआ, अब यहाँ के कुछ लोग अंग्रेजी पढ़ लिख गए हैं। साथियों आप लोगों को पता है 1833 में लॉर्ड मैकाले जब आता है तो भारतीयों के ऊपर जबरदस्ती अंग्रेजी शिक्षा थोप देता है। अब ये अंग्रेजी शिक्षा भारत के कुछ मध्य वर्गों ने प्राप्त कर ली थी।
अब जब इस मध्य वर्ग ने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की तो स्वाभाविक रूप से इनका आकर्षण ब्रिटेन की ओर और यूरोप की ओर बढ़ा। ब्रिटिश उत्पादों की ओर भी इनका आकर्षण बढ़ा और यूरोपीय उत्पादों की ओर भी इनका आकर्षण बढ़ा। जब यूरोपीय उत्पादों की ओर इनका आकर्षण बढ़ा तो यूरोप में होने वाली घटनाओं के ऊपर भी इनका ध्यान गया। जैसे कि फ्रांस में जो क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति, उसको भी जाना और समझा और उनके आदर्श और मूल्यों को भी समझने का प्रयास किया। स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, इसको भी समझने का इन्होंने प्रयास किया। उसके बाद अमेरिकन क्रांति को इन्होंने समझा, फ्रांसीसी क्रांति को समझा और वैश्विक घटनाओं को समझने का प्रयास किया। फिर उन्होंने भारत में देखा कि अगर हमें अंग्रेजों से छुटकारा चाहिए, अंग्रेजों से मुक्ति चाहिए, जो भारत के अंदर जो जात पात की भावना है या अन्य रूढ़ियां हैं या अन्य सामाजिक जो विकृतियां हैं, तो उन सामाजिक विकृतियों को दूर करने के लिए सामाजिक विकृतियों को और धार्मिक विकृतियों को, कौन सी सामाजिक और धार्मिक विकृतियों को, सामाजिक और धार्मिक विकृतियों को दूर करना होगा ताकि यहाँ की सभी जातियाँ एक हो पाएं। जब सभी जातियाँ एक हो पाएंगी तभी तो उनको हम राष्ट्रवाद की भावना से जोड़ पाएंगे। तो इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चलाया। यानी कि भारत के अंदर सामाजिक विकृतियां आ गई हैं, जो धार्मिक विकृतियां आई हैं, उनको दूर किया जाए और हमारे भारतीयों को एकजुट करके इन्हें राष्ट्रवाद से जोड़ा जाए। तो इन्होंने सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन चला करके यहाँ के एक वर्ग को राष्ट्रवाद से जोड़ने का प्रयास किया। यहाँ तक समझ पा रहे हैं आप लोग? अब आइए आगे चलते हैं। 1885 से 1905, 1885 से 1905 ये जो समय है ये नरम दल के नेताओं का समय है। नरम दल के नेताओं का समय है। इन नरम दल के नेताओं ने यहाँ की जनता को, आम जनता को कांग्रेस से नहीं जोड़ पाया, अर्थात राष्ट्रवाद की भावना से नहीं जोड़ पाया। क्यों? क्योंकि नरम दल के नेताओं का ऐसा मानना था कि भारत की अधिकांश जनसंख्या अशिक्षित है, तो इसको समझाना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए हम पढ़े लिखे लोग हैं, ये भी एक इनका अहंकार था कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए भारत के लिए जो भी निर्णय करेंगे वो हम पढ़े लिखे मध्यवर्गीय लोग करेंगे। अब ये मध्यवर्गीय लोग हैं, ये उच्च मध्यवर्गीय लोग हैं। तो नरम दल के नेताओं के अंदर ये भावना बैठ गई है, ये धारणा बैठ गई है कि भारत के लिए जो भी निर्णय लेना होगा वो हम लेंगे। क्यों? क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम उच्च मध्य वर्ग के लोग हैं, इसलिए भारत के लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है, इसका निर्णय लेने की क्षमता और सिर्फ हम नरम दल के नेताओं के अंदर है। तो इनकी इसी अवधारणा के कारण ये भारत का एक बड़ा वर्ग राष्ट्रवाद की भावना से वंचित रह जाता है। यानी कि ये राष्ट्रीय आंदोलन में यहाँ के जनमानस को जोड़ नहीं पाते हैं। फिर इनकी इसी भावना से आहत हो करके 1905 से 1915 के बीच में गरम दल का उदय होता है। 1905 से 1915 के बीच में देखेंगे कि गरम दल का उदय होता है। गरम दल का उदय होता है। तो ये गरम दल क्या करता है? ये गरम दल इन नरम दल की जो नीतियां हैं, इन नीतियों से असंतुष्ट होता है। अब इस नीतियों से असंतुष्ट होने के कारण ये इनका विरोध करता है। किसका? इन नरम दल के नेताओं का विरोध करता है और ये भारत के नागरिकों को जोड़ने का प्रयास करते हैं राष्ट्रवादी आंदोलन से। लेकिन इनमें भी थोड़ी कमियां रहीं। इनमें कमियां क्या रहीं कि ये केवल शहरी लोगों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने में सफल हो पाते हैं। कौन से? शहरी लोगों को। जो गरम दल के नेता हैं ये केवल शहरी लोगों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने में सफल हो पाते हैं। यानी कि अभी भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ नहीं पाया है, और जब तक वो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ेगा नहीं तब तक राष्ट्रवाद की भावना आएगी नहीं, और जब तक राष्ट्रवाद की भावना नहीं आएगी तब तक भारत स्वतंत्र नहीं हो पाएगा। फिर 1915 में ही
गांधी जी का भारत में आगमन होता है। गांधी जी का भारत में आगमन होता है। क्योंकि ये दक्षिण अफ्रीका से आए थे, इसलिए एक अनुभव लेकर के आए थे। जब ये भारत आए थे तो भारत आने से पहले दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों के विरुद्ध इनके उठाए गए जो कदम थे वो सराहनीय थे, और ये उस समय वैश्विक स्तर पे एक सेलिब्रिटी भी बन चुके थे। जब 1915 में ये भारत आते हैं तो इनका एक भव्य स्वागत भी किया जाता है। अब इनका जो स्वागत किया जाता है तो भारत की जनता इनको देखने के लिए उमड़ पड़ती है। जैसे आज के सेलिब्रिटियों को देखने के लिए उमड़ पड़ती है, वैसे ये भी उस समय के सेलिब्रिटी थे, तो इनको देखने के लिए भी भारत की जनता उमड़ पड़ती है। ये क्या करते हैं, ये देखते हैं कि कांग्रेसी के जो गरम दल और नरम दल के नेता हैं, इन दोनों में अपने अपने स्तर पे कमियां हैं। कमियां क्या हैं? इनका कहना था कि जब तक हम दूर दराज में बैठे हुए उस व्यक्ति को राष्ट्रवाद से नहीं जोड़ पाएंगे जो वंचित है इससे, तब तक राष्ट्रवाद की भावना नहीं आएगी। और जब राष्ट्रवाद की भावना नहीं आएगी तो हम स्वतंत्रता के बारे में सोचे भी ना। यानी कि अर्थात इन गांधी जी का ऐसा मानना था कि जब हम भारत के दूर दराज क्षेत्रों में बैठे हुए निम्न वर्ग के व्यक्ति को भी इससे जोड़ने में सफलता प्राप्त करेंगे, तभी हम उनको राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ सकते हैं। और जब वो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ेंगे तभी राष्ट्र की भावना आएगी। जब राष्ट्र की भावना आएगी तो राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिलेगा। जब राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिलेगा तो भारत स्वतंत्र होगा। जो गांधी जी भारत में आते हैं, ये चंपारण आंदोलन करते हैं, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में भाग लेते हैं, खेड़ा सत्याग्रह में भी भाग लेते हैं। उसके बाद देखोगे असहयोग आंदोलन में भी भाग लेते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेते हैं। तो इस प्रकार से ये आम जनता के बीच में जाकर के बैठते हैं और पूरे भारत को एक नेतृत्व प्रदान करते हैं। हालांकि भारत में राष्ट्रीय भावना की पृष्ठभूमि 1915 तक आते आते तैयार हो चुकी थी, लेकिन उस पृष्ठभूमि को मैनेजमेंट करने वाले एक कुशल व्यक्ति की आवश्यकता थी, जिसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता हो। अर्थात भारत को एक नेतृत्वकर्ता की आवश्यकता थी, और वो नेतृत्व प्रदान किया गांधी जी ने। और माहौल किसने तैयार किया? गरम दल के नेताओं ने, नरम दल के नेताओं ने, और यहाँ के आंदोलनों ने, किसान आंदोलन ने, जनजातीय आंदोलन ने, 1857 के विद्रोह, इन सब ने एक माहौल तैयार कर दिया था राष्ट्रीय आंदोलन का। बस यहाँ की जनता को एक नेतृत्वकर्ता की आवश्यकता थी, और वो नेतृत्व प्रदान कर दिया करके गांधी जी ने। ठीक, तो इस प्रकार से अब हमारा जो राष्ट्रवाद है वो समावेशन की ओर जा रहा है। यानी कि इधर देखोगे तो ये आद्य राष्ट्र में किसान और जनजातीय आंदोलन हुआ, इन्होंने पृष्ठभूमि तैयार की राष्ट्रवाद की। कुछ 1857 के महाविद्रोह से राष्ट्रवाद की कुछ पृष्ठभूमि तैयार हुई। फिर उसके बाद 1857 से 1885 के बीच में जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चले, यहाँ से भी राष्ट्रवाद की कुछ पृष्ठभूमि तैयार हुई। फिर नरम दल के नेताओं ने और गरम दल के नेताओं ने भी राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि को तैयार किया। बाकी जब नेतृत्व देने की बात आई तो नेतृत्व प्रदान कर दिया गांधी जी ने। तो इस प्रकार से हमारा जो राष्ट्रवाद है वो समावेशन की ओर चला गया। 1920 और 30 के बीच में, 1920 और 30 के बीच में यहाँ पर समाजवाद की विचारधारा का उत्थान होता है। अब इस समाजवादी विचारधारा के अग्रदूत कौन बनते हैं? तो बनते हैं, देखो, भगत सिंह हो गए, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। ये क्या करते हैं? ये समाजवाद को बढ़ावा देते हैं, समाजवादी विचारधारा को बढ़ावा देते हैं। तो जो समाजवादी विचारधारा एक खड़ी होती है और वो समाजवादी विचारधारा को भी राष्ट्रवाद से जोड़ते हैं। उसके बाद इसी समय अंबेडकर जी और पेरियार नायकर, ये दोनों क्या करते हैं? ये दलित वर्ग जो अभी राष्ट्रवाद से नहीं जुड़ पाया, उस दलित वर्ग को भी राष्ट्रवाद से जोड़ देते हैं। अब जब भारत का प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक जाति, प्रत्येक संप्रदाय जब जुड़ जाएगा राष्ट्रवाद से, इसको हम कहेंगे समावेशी राष्ट्रवाद। अब जब समावेशी राष्ट्रवाद आ जाएगा तो स्वतंत्रता मिलने में कितना टाइम लगेगा?
1947 तक आते आते समावेशन पूर्ण हो चुका था और जैसे ही पूर्ण हो वैसे स्वतंत्रता मिल गई भारत को। तो आइए थोड़ा संक्षिप्त में देख लेते हैं कि यहाँ 1757 से 1857 के बीच में आद्य राष्ट्रवाद आया। आद्य राष्ट्रवाद में किसान और जनजाति आंदोलन के माध्यम से थोड़ा राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि तैयार हुई। फिर 1857 को जो महाविद्रोह हो जाता है, इससे थोड़े और लोग जुड़े राष्ट्रवाद से। फिर 1857 से 1885 के बीच सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चला, तो इससे एक और बड़ा धड़ा जुड़ा आकर के राष्ट्रवाद से। उसके बाद फिर नरम दल ने राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि तैयार की। उसके बाद फिर गरम दल ने शहरी लोगों को राष्ट्रवाद से जोड़ दिया। फिर 1920-30 के बीच में भीमराव अम्बेडकर जी और पेरियार नायकर के द्वारा जो दलित वर्ग बच गया था उसको भी इससे जोड़ दिया जाता है। अब ये हो जाता है क्या, समावेशी राष्ट्र।